कम होने लगेगी। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये अगले हफ्ते होने वाला है या इट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मंथ, मुझे लगता है, लेकिन ये आने वाले 4 से 6 महीनों में हो सकता है। गौतम, अभी आगे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट चैट्स हमने लगा रखे हैं, आप चाहे देखना चाहें, क्योंकि विनोद अग्रवाल जुड़ने वाले हैं, आयशर कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल्स और भी ईवी, वो दोनों देखिए आपके साथ स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। और इन दोनों ही कंपनी की इंडियन इकोनॉमी के लीड इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि सीवी लोग तब खरीदना शुरू कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं जब बिजनेस की विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इन सब जो आपने कुछ बातें बोली, मैं ये चर्चा आगे लेके जाऊंगा इनके साथ। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपने सही कहा था, जूम का स्टॉक नीचे आ गया है, अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगली बार हम आपको यहाँ अपने स्टूडियोज में इनवाइट करेंगे और हम लोग रूबरू बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे लेके चलते हैं। गौतम त्रिवेदी थे नेपियन कैपिटल के, अभी अभी यूएस ट्रिप से लौटे हैं, बहुत एफआईआईज के साथ काम कर चुके हैं पहले भी, गोल्डमैन में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोद अग्रवाल जी को जोड़ते हैं। विनोद जी, देखिए, एक प्रैक्टिशनर मनी मैनेजमेंट के कह रहे थे कि कुछ इंडिकेटर्स इकोनॉमी के अच्छा होना शुरू हो गए, बट और अच्छा होना जरूरी है इससे पहले कि एफआईआई लौट के आए। आपकी कंपनी तो उन सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का पार्ट है। सीवी सेल्स, आपके नंबर्स कैसे आए? इस बार नंबर्स इंप्रूव होना शुरू हो गए, आपको ये सीवी सेल्स के नंबर्स इंप्रूव का ट्रेंड आपको जारी रहता हुआ नजर आता है क्या? बिल्कुल, जैसा कि अगर आप फिगर्स देखते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा काफ़ी अच्छा रहा है और पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि सीवी इंडस्ट्री जो है ये पिछले 3 साल में काफ़ी रिसेशन में रही और अभी ये इसकी रिकवरी शुरू हो गई है और सीवी इंडस्ट्री की रिकवरी अभी और होनी है। तो इसलिए जो सीवी इंडस्ट्री अभी अच्छी रहने की उम्मीद है अगले 2-3 साल में। विनोद जी, पहले तो मैं एक चीज़ के लिए आपको शुक्रिया भी करूंगा, आप समय दे रहे हैं। आपकी ना शक्ल अनिल अग्रवाल जी से भी बहुत मिलती है, वो वेदांता के मालिक हैं। तो 1 मिनट के लिए मेरे को ऐसा लगा कि अनिल अग्रवाल है, तो जब पता लगा विनोद जी हैं तो बड़ा अच्छा लगा। तो आपकी शक्ल अनिल अग्रवाल जी से बहुत मिलती है। आप हमें बहुत ज़्यादा अनिल अग्रवाल जी का रुतबा बिल्कुल डिफरेंट है। बट विनोद जी, आपको पहले भी लोगों ने ये बात पहले भी कोई कह चुका है या डिम्पी पहली बार ये बात कह रहे हैं? अगर मैं पूछूं, पहले भी आपको कहीं आप गैदरिंग में जाते हैं तो लोग आते हैं आपके पास, कहते हैं अनिल जी कैसे हैं? नहीं। आप थोड़ा सा चश्मा लगाइए सर, आप बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी की कॉपी लगेंगे। और ये बात तो मैं कह सकता हूँ घर से। खैर, अच्छा सर, अभी आप कह रहे हैं कि ईवी का भारत में भी फुटेज काफ़ी बढ़ेगा और सब कुछ होगा, लेकिन सर ईवी को लेकर ना एक कॉस्ट का प्रेशर हमेशा से सबके दिमाग में चलता है। कल भी एक मैनेजमेंट हमारे साथ थी, वो भी यही बात कह रहे थे, स्मार्ट के ऑनर थे हमारे साथ मिस्टर जग्गी, कि कॉस्ट को लेकर चिंता रहती है। तो कॉस्ट को कैसे मैनेज होगा सर? कैसे लगे? देखा, अभी ये नया बिजनेस है तो इसमें अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बसेज में स्टार्ट हुआ है कमर्शियल व्हीकल साइड में, तो बसेज में अभी OEMs जो हैं, जैसे हम लोग हैं या दूसरी और कंपनियां हैं, तो सारे इसमें कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मॉडल पे ही पर किलोमीटर रेट दे रहे हैं। और गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट भी यही है कि इन बसेस को 10-12 साल के लिए कंपनीज खुद रन करें। तो आज जो आप कमिटमेंट देते हैं वो अगले 10-12 साल के लिए जो पर किलोमीटर रेट है उसकी पूरी कमिटमेंट दे रहे हो और आप उसका पूरा ओनरशिप ले रहे हो कि गाड़ी को हम खुद ही मेंटेन करेंगे, खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद OEMs लेंगे। तो इसमें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें पूरी तरह से नोन नहीं है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और नया शुरू हो रहा है सेक्टर ये, तो इसमें अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर का पता लगेगा। तो लेट्स सी, आई थिंक होपफुली दी कॉस्ट विल कम डाउन। कॉस्ट कम होने चाहिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो लेट्स सी। विनोद जी, आपने भी देखा होगा और आपने फील भी किया है कि जो स्टील के प्राइसेस एकाएक बढ़े और सारे कमोडिटीज के दाम एकाएक बढ़ गए थे, अब थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं। मैं ना आपसे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये जानना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ था या फिर इस तरह की वॉलिटिलिटी हम आगे भी देखेंगे कम से कम मेटल के प्राइसेस में, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, इसका सबसे पहले तो मैं इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत अच्छा जो स्टेप लिया, जिसका उन्होंने इसको प्रॉब्लम को समझा उन्होंने और उसको उन्होंने एक्शन लिया कि इसमें किस तरह से जो सप्लाई सिचुएशन इम्प्रूव करी जाए।
तो एक तो उसके कारण से ये हुआ है, तो वो मेरा ख्याल से उसका इम्पैक्ट तो परमानेंट रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है इसका ग्लोबल उससे भी लिंक है, ग्लोबल सिनेरियो। तो इन्फ्लेशन इतनी जो चल रही है तो ग्लोबल डिमांड में भी थोड़ा कूल डाउन है, तो उसके कारण से जो स्टील की अवेलेबिलिटी है वो बेटर हो रही है। तो अभी जो प्राइस करेक्शन आया है होपफुली इट शुड रिमेन। और जो प्राइस बढ़े थे वो बिल्कुल समझ के बाहर थे, क्योंकि इतनी प्राइस सडनली 35 पे पर केजी से लेके वो 78 रुपीज़ पर केजी चला गया था, इट्स मोर देन डबल। तो अभी 78 से वापस जो रिटेल प्राइस है वो मेरे ख्याल 60-62 पे आ गया है ऑलरेडी। तो इस कहीं ना कहीं सेटल होगा जी। तो कोई रीजनेबल प्राइस इंक्रीज जो होती है वो तो ठीक होती है, पर जब अब एबनॉर्मल प्राइस इंक्रीज हो जाए तो वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो जो स्टील में जो प्राइस इंक्रीज हुए थे वो बहुत एबनॉर्मल थे, तो गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए जिसके कारण से ये प्राइस करेक्शन हुआ है। और मेरे को उम्मीद है कि इसमें और करेक्शन होना चाहिए अभी, क्योंकि अभी भी ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये प्राइस से देखिए आप, जब स्टील बढ़ता है तो गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट है उसकी भी उतनी ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर उन्होंने कई हज़ार करोड़ इन्वेस्ट करना है और अगर स्टील की प्राइस डबल हो जाती है तो उनकी तो सूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी ना, तो उनकी भी कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो इससे कारण से ये पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ रहा था। तो आई थिंक इट शुड कूल डाउन फर्दर बिकॉज दीज प्राइसेस आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। प्राइसेस तो और कूल ऑफ होने चाहिए। थोड़ा सा आपसे यहाँ पर विनोद जी आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के स्प्रेड पर भी थोड़ी और डिटेल लेना चाहेंगे। जैसे हमने देखा कि कुछ वॉल्यूम्स आपके लाइट और मीडियम जो सेगमेंट के जो व्हीकल्स हैं वहां तो आपकी देखने को मिली है, लेकिन क्या गाड़ियों के रिप्लेसमेंट सेल्स में भी कोई सुधार आया या वो स्टेबल है? बहुत सुधार है। रिप्लेसमेंट के कारण तो डिमांड काफी बढ़ रही है, बिकॉज पिछले 3 साल में रिप्लेसमेंट हुए ही नहीं थे। तो रिप्लेसमेंट्स में काफी यू कैन से बैकलॉग है, पेंटअप डिमांड है। तो रिप्लेसमेंट से अभी और आएगा, रिप्लेसमेंट में अभी भी और होनी है। जैसे हम लोग काफी कस्टमर्स से मिलते हैं तो उनसे हमें यही मैसेज आता है कि बहुत गाड़ियां उन्होंने अभी और खरीदनी है, और वो कहते हैं कि हमें ये ट्रक चेंज करने हैं। और देयर इज आल्सो अ गुड रीजन टू चेंज दी ट्रक्स। बहुत अच्छा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि जो नए ट्रक्स हैं, जो BS6 के बाद जो ट्रक्स डिजाइन हुआ या उसका पूरा जो ड्राइव लाइन है उसमें एफिशिएंसी बेटर है। एफिशिएंसी बेटर होने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेटर है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जब बेटर है तो इवन दो उसकी एक्विजिशन प्राइस ट्रक की ज़्यादा हो सकती है, परंतु उसकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो आती है ट्रांसपोर्टर को 5 साल में अगर ट्रक चलाता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो करंट ट्रक चला रहा है उससे बेहतर है, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी बेटर है, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी बेटर है, इसमें आप इंजन की हॉर्स पावर बेटर है। तो इसमें आप एक दिन में ज़्यादा चला सकते हो। अगर ज़्यादा चला सकते हो तो ज़्यादा ट्रिप कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप ज़्यादा ट्रिप करते हो अगर, तो आपकी कॉस्ट ओवरऑल कम होती है। तो इसमें काफ़ी लॉजिक है इसको रिप्लेस करने का। और दूसरा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, क्योंकि जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं ये लोग डिफाइन करते हैं कि हमें इस कॉस्ट के ऊपर हमें ये लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो उनको अगर उस कॉस्ट के ऊपर उनकी डिमांड मीट करनी है तो पुराने ट्रक तो ये डिमांड मीट नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर वो ट्रांसपोर्टर्स को नए ट्रक खरीदने ही पड़ने हैं, क्योंकि आप फिर नहीं तो कस्टमर्स की कॉस्ट की रिक्वायरमेंट्स है, एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स है, वो बीट नहीं कर पाओगे। इसलिए आगे से आगे रिप्लेसमेंट का और भी इम्पोर्टेंस रहेगा, और रिप्लेसमेंट के कारण जो कमर्शियल व्हीकल मार्केट है और ऊपर जाएगी। राइट, कमर्शियल व्हीकल मार्केट और ऊपर जाएगी, ये डिमांड और बढ़ेगी, ये कहना है विनोद अग्रवाल आयशर मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन CV इंडस्ट्री पर बात करते हुए हमसे आज इन सारे इंसाइट्स को शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आज समय देने के लिए और ये सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। चलिए, जब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक खास अंश भी दिखाया था, अब बारी है उस पूरे खास इंटरव्यू की भी। कमर्शियल व्हीकल यानी अशोक लेलैंड अपने EV बिजनेस को लेकर किस तरह के प्लान्स पैन आउट कर रहा है। एक खास इंटरेक्शन अजय ने स्विच मोबिलिटी, जो कि उनकी EV आर्मी है, वहां पर हिस्सा बेचने की बात चल रही है, और क्या कुछ प्लान्स कंपनी हमारे साथ क्लेरिफाई कर रही है, क्या शेयर कर रही है, ये इस खास इंटरेक्शन में आप जरूर देखें। और इस बीच इनफैक्ट इस खास इंटरव्यू के साथ को छोड़े जाते हैं। बाजार में इस वक्त